नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का पेपर नंबर 17 आज हम हल करने वाले हैं। ये जो पेपर है रीट प्री एग्ज़ाम के साथ ही रीट मेंस एग्ज़ाम, सीटेट, फर्स्ट ग्रेड या फिर सेकंड ग्रेड और अन्य सभी जितनी भी शिक्षक भर्तियां हैं जिसमें मनोविज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के लिए बेहद उपयोगी रहेगा। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, ब्रूनर के सिद्धांत के अनुसार बालक किस अवस्था में शब्दों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है? क्रियात्मक अवस्था, बिंबात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, ब्रूनर ने जो सिद्धांत दिया था इसमें इन्होंने 3 प्रकार की अवस्थाओं का उल्लेख किया है, क्रियात्मक, बिंबात्मक और संकेतात्मक। इन 3 अवस्थाओं में से यहाँ पूछा जा रहा है कि बालक शब्दों के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर रहा है, तो ये जो होता है जिस अवस्था में वो कौन सी है? बिंबात्मक अवस्था है। बिंबात्मक अवस्था में बालक शब्दों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। पहले प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखेंगे। उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया और मूल्यांकन के बीच रिक्त स्थान संबंध है। कैसा संबंध है? वैकल्पिक, क्रमिक, घनिष्ठ और कृत्रिम। तो साथियों, उद्देश्य के बीच में, शिक्षण प्रक्रिया के बीच में और मूल्यांकन के बीच में कोई क्रमिक, वैकल्पिक या कृत्रिम संबंध नहीं, बल्कि कैसा संबंध माना जाता है? घनिष्ठ संबंध माना जाता है। तो दूसरे प्रश्न में तीसरा विकल्प आपका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देखेंगे। सामाजिक अभिप्रेरक का उदाहरण है जिज्ञासा, भूख और नींद, प्रेम, उपलब्धि और आत्मरक्षा, क्रोध, भय और प्रेरणा, और जिज्ञासा, आत्म प्रदर्शन और उपलब्धि। तो देखो, यहाँ पर जो भूख है ये कोई सामाजिक अभिप्रेरक नहीं है, प्रेम सामाजिक अभिप्रेरक नहीं है, भय सामाजिक अभिप्रेरक नहीं है। तो यहाँ जो जिज्ञासा है, आत्म प्रदर्शन है, उपलब्धि है, ये तीनों ही चीज़ें जो है सामाजिक अभिप्रेरकों में आ जाती है साथियों। इस वजह से तीसरे प्रश्न में चौथा विकल्प आपका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न देखेंगे। देखा होगा आपने कि 1-2 दिन से या कुछ समय से रेगुलर क्लासेज में नहीं डाल पा रहा हूँ। अभी आप सभी को पता है कि भाई राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, आचार संहिता लगी हुई है। तो साथियों, इस वजह से टाइम कम मिल पाता है चुनाव में ड्यूटी वगैरह लगने से। तो चुनाव तक आप यूँ मानिए 20-25 दिन, और आपको लगभग 25 दिन के आप आसपास और मान के चलो, उसके बाद में फिर आपको बिल्कुल रेगुलर क्लासेज देखने को मिल जाएगी। तो परिमेयीकरण का अर्थ प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है। भाई परिमेयीकरण का अर्थ क्या होता है? असफलता के वास्तविक कारण के स्थान पर अन्य कारण बताना, स्वप्न में विचरण करना, किसी कमजोरी को अन्य माध्यम से पूरा करना, और अपनी अतिरिक्त इच्छाओं को अचेतन मन में धकेल देना। यहाँ पर परिमेयीकरण का अर्थ क्या है साथियों? प्रश्न संख्या 4 का आंसर देख लेते हैं। भाई परिमेयीकरण का अर्थ होता है असफलता के वास्तविक कारण के स्थान पर यदि व्यक्ति कोई अन्य कारण बताता है, भाई असफल हुआ तो उसका ओरिजिनल कारण नहीं बता रहा है, कोई दूसरे बहाना बना रहा है एक तरह से, ठीक है, तो इसी को कहा जाता है परिमेयीकरण। प्रश्न संख्या 4 में पहला विकल्प आपका आंसर होगा। नेक्स्ट 5वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में से कौन से सिद्धांत में बी मोटो को अधिगम में महत्वपूर्ण माना है? अन्वेषण सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत या उद्देश्यवाद का सिद्धांत। तो देखो, ये जो यहाँ पर अधिगम के सिद्धांत है, इनमें से बी मोटो से संबंधित जो सिद्धांत है वो कौन सा है? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, जिसमें बालक समाज में जो लोग रहते हैं उनके व्यवहार को देख करके सीखता है। प्रश्न संख्या 5 में आपके दूसरा विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट 6ठे प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 में है, फ्रेम ऑफ माइंड का संबंध किससे है? ब्रूनर, थार्नडाइक, गार्डनर और गिलफोर्ड। तो साथियों, फ्रेम ऑफ माइंड एक बुक का नाम है, और ये जो किताब है ये किसके द्वारा लिखी गई? गार्डनर के द्वारा। प्रश्न संख्या 6 में आपके तीसरा विकल्प सही रहेगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 को देखेंगे। 7वां प्रश्न है, हार्टशॉर्न ने अपनी पुस्तक स्टडीज इन डिकीट में कौन सी व्यक्तित्व मापन विधि के अनेक उदाहरण दिए? निष्पादन परीक्षण, परिस्थिति परीक्षण,
वैयक्तिक परीक्षण या वस्तुनिष्ठ परीक्षण। तो देखो हार्टसन की यहाँ पुस्तक का नाम दे रखा है, क्या है, स्टडीज इन डिकीट। साथियों इस किताब में हार्टसन ने जिस व्यक्तित्व मापन विधि के उदाहरण दिए हैं वो कौन सी विधि है, परिस्थिति परीक्षण, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिचुएशनल टेस्ट। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 का दूसरा विकल्प आपका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। 8वां प्रश्न पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा दूरदर्शिता के लिए दिया गया है, ऑप्टिक एट्रोफी, एस्टिग्मेटिज्म, हाइप्रोपिया और रिफ्रैक्शन। तो ये जो चारों ही शब्द है कुछ मतलब एक तरह से कठिन शब्दों के अंतर्गत आते हैं। साथियों दूरदर्शिता के लिए इनमें से जिस शब्द का यूज किया जाता है वो है एस्टिग्मेटिज्म। प्रश्न नंबर 8 में आपके दूसरा विकल्प सही है। देखो ये आपके आंखों से संबंधित विकार की शब्दावली है ये। ठीक है, 8वें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 की ओर। 9वां प्रश्न पूछ रहा है, स्कूल की घंटी बजने पर छात्रों के द्वारा अपने बस्ते बंद कर लेना उदाहरण है, अवलोकन अधिगम, संकेत अधिगम, श्रृंखला अधिगम या शाब्दिक अधिगम। तो देखा होगा आपने कि भाई जैसे अभी 10 बजे का स्कूल है, घंटी लगती है तो कि भाई हाँ विद्यालय खुल गया। फिर उसके बाद जो हाफ रेस्ट होता है उसकी अलग घंटी होती है, जो प्रत्येक जो जैसे परेड चलते रहते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो घंटी बजती है संकेत। साथियों जैसे आखिरी जो लंबी घंटी बजती है कि भाई अब छुट्टी हो चुकी है तो बच्चे बस्ते बंद कर लेते हैं, ये किसका उदाहरण है, संकेत अधिगम का। 9वें प्रश्न का दूसरा विकल्प आपके सही रहेगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 को देखेंगे। तो 10वां प्रश्न पूछ रहा है, विकास के बारे में असत्य कथन है, विकास के परिवर्तन रचनात्मक होते हैं, विकास में परिवर्तन गुणात्मक होते हैं, विकास की अवस्थाओं के खतरे भी होते हैं, विकास का अभिवृद्धि से कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ असत्य कथन पूछा गया है। भाई विकास के परिवर्तन रचनात्मक और गुणात्मक बिल्कुल होते हैं। प्रत्येक अवस्था के विकास की जो प्रत्येक अवस्थाएं हैं उनके अपने अपने अलग अलग खतरे होते हैं। और यहाँ कह रहा है कि विकास का अभिवृद्धि से कोई संबंध नहीं है। जी नहीं, ये गलत कथन है क्योंकि संबंध है, विकास का अभिवृद्धि से महत्वपूर्ण संबंध है। साथियों प्रश्न संख्या 10 में जो चौथा विकल्प है ये एक असत्य कथन है, यही आपका आंसर होगा। 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हेगार्ड के अधिगम सिद्धांत की सही व्याख्या है, किसी कार्य को करके सीखना, किसी कार्य को दूसरों द्वारा करते हुए देखकर सीखना, संबद्ध सहज क्रिया द्वारा और उद्दीपक द्वारा सीखना। तो हेगार्ड ने जो अधिगम सिद्धांत दिया है, क्या बताया है हेगार्ड ने अपने अधिगम सिद्धांत में, कि व्यक्ति जो है किसी कार्य को दूसरों द्वारा करते हुए देखता है और फिर उसी आधार पर कार्य करता है और सीख जाता है। ऐसा हेगार्ड ने अपने अधिगम के सिद्धांत में बताया है। तो 11वें प्रश्न में आपके सेकंड विकल्प सही रहेगा। चलिए प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 12वां प्रश्न पूछ रहा है, विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक व प्रायोगिक बुद्धि का संबंध किससे है, ब्रूनर, जीन पियाजे, थार्नडाइक और स्टर्नबर्ग। तो यहाँ 3 प्रकार की बुद्धि दे रखी है, विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक, प्रायोगिक। ये जो बुद्धि के प्रकार बताए हैं थॉर्नडाइक, ब्रूनर या पियाजे ने नहीं बताए हैं, बल्कि ये बुद्धि के प्रकार स्टर्नबर्ग ने बताए हैं साथियों अपने बुद्धि के सिद्धांत में। तो प्रश्न संख्या 12 का चौथा विकल्प सही रहेगा, जो स्टर्नबर्ग का त्रितंत्रीय बुद्धि का सिद्धांत है उसके अंतर्गत चौथा विकल्प 12वें प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं। सृजनात्मकता के विकास में उपयोगी नहीं है विचारावेश, केडन तकनीकों का प्रयोग, शिक्षण प्रतिमानों का प्रयोग और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर। तो 4 चीजें जो है इनमें से एक ऐसी चीज है जो सृजनात्मकता जो होती है इसका यदि आपको विकास करना है उसके उपयोग में वो सही नहीं है। तो कौन से विकल्प में वो दे रखा है साथियों, 13वें प्रश्न का जो आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 4, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर। इसमें सृजनात्मकता नहीं आती है कि भाई कोई प्रश्न है आपको सत्य सत्य करना है, हाँ नहीं, वैकल्पिक प्रश्न है, तो उसमें आपको उसमें सृजनात्मकता विकसित नहीं हो पाती क्योंकि उसका एक निश्चित आंसर होता है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के जो उत्तर है ये सृजनात्मकता के विकास में उपयोगी नहीं है। 13वें प्रश्न का चौथा विकल्प आपका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ेंगे। मानव जीवन का सबसे आरामदायक व खुशी का काल है 0 से 2 वर्ष, 12 से 14 वर्ष, 14 वर्ष से अधिक या 9 से 14 वर्ष। तो मानव जीवन का सबसे आरामदायक और खुशी का काल इनमें से किसको कहा जाता है मित्रों, जो 0 से 2 वर्ष का समय होता है
इसी को मानव जीवन का सबसे आरामदायक व खुशी का काल कहते हैं। 14वें प्रश्न का पहला विकल्प आपका आंसर है। प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ेंगे। 15वां प्रश्न है, असंबंधित को छांटिए। नैतिक तर्क ना जीन पियाजे, नैतिक विकास की अवस्थाएं कोहलबर्ग, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 प्रोफेसर यशपाल, तलरूप का सिद्धांत कुर्ट लेविन, जिसको कर्ट लेविन के नाम से भी जाना जाता है। तो भाई आपने पढ़ा होगा एनसीएफ 2005 के बारे में। इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। सही है। नैतिक विकास की जो अवस्थाएं बताई है लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में बताई है, ये भी सही है। अब पहला या चौथा, तो मित्रों प्रश्न संख्या 15 का आंसर है नैतिक तर्कना जो है ये जीन पियाजे ने नहीं बताई है। प्रश्न नंबर 15 में पहला विकल्प आपका सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ेंगे। तो 16वां प्रश्न पूछ रहा है, सीसीई की विशेषता नहीं है। योगात्मक मूल्यांकन, पोर्टफोलियो फाइल, रचनात्मक मूल्यांकन या पाठ्य पुस्तक विधि। तो देखो सीसीई जो होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इसमें एक ही प्रकार का योगात्मक मूल्यांकन भी होता है। पोर्टफोलियो फाइल इसमें बनाई जाती है, इसमें एक प्रकार का मूल्यांकन रचनात्मक भी होता है, लेकिन पाठ्य पुस्तक विधि जैसी चीज़ें सीसीई के अंतर्गत नहीं आती है। तो 16वें प्रश्न में चौथा विकल्प आपका आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 17 की ओर। 17वां प्रश्न देख लेते हैं। मीनू हर पाठ को जल्दी सीख लेती है जबकि शीना ज़्यादा समय लेती है, यह क्या है? ये रुचि में विभिन्नता, सीखने की गति में विभिन्नता, गामक विभिन्नता या विचारों में विभिन्नता। दो लड़कियां हैं, एक का नाम क्या है? मीनू और एक का नाम है शीना। मीनू हर पाठ को क्या कर रही है? जल्दी सीख रही, और शीना सीखने में समय ले रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? उसकी रुचियों में विभिन्नता नहीं बल्कि सीखने की गति में विभिन्नता है। मीनू जल्दी सीखती है और शीना आराम से, मतलब टाइम लगाती है। तो प्रश्न संख्या 17 में दूसरा विकल्प आपका आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ेंगे। 18वां प्रश्न है, विश्वास नामक व्यक्ति आयकर दाता होने के बावजूद आयकर नहीं देता है। वह तर्क देता है कि सरकार उसके पैसों को गलत बांध निर्माण पर खर्च कर रही है। यह कोहलबर्ग लिखा, टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक है, कोहलबर्ग, ठीक है। यह कोहलबर्ग के अनुसार कौन सी अवस्था है? सरल अहंकार, आंतरिक विवेक, सामाजिक समझौता और सापेक्ष उद्देश्य। तो यहाँ पर इनकम टैक्स दे रहा है कोई व्यक्ति आयकर दाता होने के बाद, मतलब उसको देना चाहिए, लेकिन वो इनकम टैक्स नहीं देता है। और क्या कह रहा है कि मैं इनकम टैक्स दूंगा, गवर्नमेंट गलत तरीके से बांधों का निर्माण करेगी मेरे पैसों से, इसलिए मैं क्यों इनकम टैक्स दूं? तो ये चीज जो है ये आंतरिक विवेक का उदाहरण है। 18वें प्रश्न में प्रश्न संख्या 18 का दूसरा विकल्प आपका आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 को देखेंगे साथियों। इनमें से सत्य है। गिलफोर्ड 3 संवेग, मैकडुअल 14 संवेग, समिता अनुबंधन, गुथरी समिता नहीं सामीप्य लिखा था, सामीप्य अनुबंधन गुथरी, और स्व प्रत्यय सिद्धांत कार्ल रोजर्स। तो मित्रों इनमें से सत्य क्या है? अब आपको यहाँ देखना है। पहला विकल्प कह रहा है कि 1 2 3 सत्य है, दूसरा कह रहा है कि केवल 1 2 सत्य है, तीसरा कह रहा है कि केवल 4 सत्य है, और चौथा कह रहा है कि इनमें से सभी। ये सामीप्य अनुबंधन है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी। तो मित्रों गिलफोर्ड ने संवेग 3 बताए हैं, पहला सत्य। मैकडुअल ने संवेगों की संख्या 14 बताई है। सामीप्य अनुबंधन गुथरी ने बताया है, और स्वप्रत्यय सिद्धांत कार्ल रोजर्स ने दिया है, मतलब इनमें से सभी सत्य है। तो यहाँ द वाला जो विकल्प है चौथा, प्रश्न संख्या आपके 19 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट 20वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, कौन सा लक्ष्य अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है? आत्मकेंद्रित, रूढ़िवादी, सामाजिक और दब्बू। साथियों यहाँ पर चुनाव तक स्टडी विद पीएन लोधा जो एप्लीकेशन है, इस पर भी मैं एक दो ही टेस्ट डाल पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ एक टेस्ट के साथ में जैसे यहाँ यूट्यूब पर पढ़ाना तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है इन चीज़ों में। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, जैसे ही चुनाव पूरे होते हैं निश्चित रूप से ये पर जो कोर्स चल रखा है पात्रता परीक्षा के लिए लेवल 1 के लिए और लेवल 2 के लिए, आपको बहुत ही शानदार क्वालिटी वाला मैटर और मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अभी भी उसमें बहुत सारी चीज़ें डाल दी है, और अगर आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं कर रखा है तो ऐप को डाउनलोड करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो यदि आप पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो। कौन सा लक्ष्य अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है? तो साथियों जो अंतर्मुखी बालक होता है, अंतर्मुखी व्यक्ति होता है,
उसमें सामाजिकता के गुण नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 20 में तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए 21वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21 है, एक विशिष्ट अधिगम अनुभव प्रदान करने के पश्चात अधिगम किस स्तर तक हुआ है, यह मापने हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण उपयुक्त है। अभिवृत्ति परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, उत्प्रेक्षण एवं पुनः परीक्षण। तो देखो, विशिष्ट अधिगम अनुभव प्रदान कर दिया मतलब आपने बच्चों को सिखा दिया। इसके पश्चात आपको ये जानना है कि बालक ने हमने जो सीखा है वो किस स्तर तक उसने सीखा है, तो इसके लिए उपलब्धि परीक्षण किया जाता है मित्रों। तीसरा विकल्प 21वें प्रश्न का आंसर है। 22 की तरफ बढ़ेंगे। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुदेशन के निर्मितवाद उपागम का तत्व नहीं है। चुनौतीपूर्ण अधिगम वातावरण तथा सुनिश्चित लक्ष्य, अध्यापकों के प्रस्तुतिकरण हेतु विषय वस्तु का स्पष्ट संगठन, विद्यार्थी केंद्रित अनुदेशन और सामाजिक समझौता तथा साझी जिम्मेदारी। तो देखो, निर्मितवाद उपागम क्या कहता है कि विद्यार्थी केंद्रित अनुदेशन हो, सामाजिक समझौता और साझी जिम्मेदारी हो, चुनौतीपूर्ण अधिगम वातावरण तथा सुनिश्चित लक्ष्य भी हो, ये तीनों चीज़ें इसमें आती है। किंतु अध्यापकों के प्रस्तुतिकरण हेतु विषय वस्तु का स्पष्ट संगठन, ऐसा निर्मितवाद अधिगम में नहीं होता है मित्रों। 22 में आपके जो सेकंड विकल्प है ये आपका आंसर होगा। 23 की तरफ बढ़ेंगे। हर्बर्ट के द्वारा दिए गए, जो हर्बर्ट ने पाठ योजना उपागम के चरण दिए हैं उनका तार्किक क्रम आपको बताना है। ये 4 विकल्प है। तो आपने देखा होगा कि हर्बर्ट का जो उपागम है इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, प्रस्तावना, इसके बाद प्रस्तुतिकरण, फिर तुलना, फिर सामान्यीकरण, फिर अनुप्रयोग। भाई प्रस्तुतिकरण के पहले तो प्रस्तावना होती है, तो 1 व 2 तो गलत हो गया। प्रस्तावना बिल्कुल तीसरा विकल्प जो है आपका सही आंसर है। हर्बर्ट ने जो पाठ योजना उपागम के जो चरण दिए हैं वो तीसरे विकल्प में है। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और अनुप्रयोग। 23 का थर्ड विकल्प सही है। 24 की तरफ बढ़ेंगे साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी तार्किकता का उपयोग वाणिज्य विषय में तार्किक निष्कर्षों को बताने में किशोर अपनी क्षमता को विकसित करने हेतु करते हैं। आगमन तार्किकता, संबंधित तार्किकता, निगमन तार्किकता और अमूर्त तार्किकता। तो देखो, इस तार्किकता के यहाँ 4 प्रकार दिए हुए हैं। अब देखो, वाणिज्य विषय मतलब कॉमर्स की यहाँ पर बात की जा रही है साथियों। वाणिज्य विषय में तार्किक निष्कर्ष निकालने हैं, तो यहाँ पर जैसे बैलेंस शीट वगैरह बना दिए हुए आंकड़ों के आधार पर काम करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो की जाती है ये निगमन तार्किकता के अंतर्गत आती है। 24 का आपका जो तीसरा विकल्प है आपका सही आंसर होगा। 25 को देखेंगे। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक को मौलिक व्यवहारवादी के रूप में वर्णित किया जाता है। पावलोव, वाटसन, बंडूरा या स्किनर। तो इनमें से मौलिक व्यवहारवादी के रूप में किसे जाना जाता है। 25 का आंसर है साथियों, स्किनर को मौलिक व्यवहारवादी के रूप में जाना जाता है। 25वें प्रश्न में चौथा विकल्प आपका आंसर है। नेक्स्ट 26 की ओर बढ़ते हैं। कुसमायोजित व्यक्ति कहलाते हैं जो अधिकतर अनुचित ढंग से द्वंद्वात्मक स्थिति का सामना करते हैं, समाज विरोधी गतिविधियों में सहभागिता करते हैं, द्वंद्व को दूर करने में असमर्थ होते हैं और सभी। तो एक कुसमायोजित व्यक्ति समाज विरोधी गतिविधियां हैं उसमें जाएगा, द्वंद्व को दूर नहीं कर पाता है, अधिकतर अनुचित ढंग से द्वंद्वात्मक स्थिति का सामना करता है, ये सभी चीज़ें जो है ये कुसमायोजित व्यक्ति के अंतर्गत होती है साथियों। तो इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है 26 का आपका आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 27 की ओर। 27वां प्रश्न है, विद्यालय के प्लान करने वाले बालक के लिए उपयुक्त है केस स्टडी विधि, प्रश्नावली विधि, सर्वेक्षण विधि या प्रयोगात्मक विधि। 7 का आंसर देखते हैं। देखो, जो बालक विद्यालय से पलायन कर रहा है मतलब भाग रहा है वहाँ से, तो ऐसे बालकों के लिए जो केस स्टडी विधि है साथियों इसका उपयोग किया जाता है। समस्यात्मक बालकों के अंतर्गत ये आते हैं। 27 में आपके पहला विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 28 की तरफ। 28वां प्रश्न देखेंगे, बच्चे में संवेगात्मक संघर्ष उत्पन्न होता है बहुत अधिक कब। क्रोध से होता है, पीड़ा से, भय से या उत्तेजना से।
तो कोई बालक यदि उत्तेजित हो रहा है, उत्तेजना उसमें है, तो क्या उत्तेजना के कारण संवेगात्मक संघर्ष उत्पन्न होगा? जी नहीं। भय, पीड़ा या क्रोध? 28 का आंसर देखते हैं साथियों। 28वें प्रश्न में आपके जो पहला विकल्प है, बच्चे में संवेगात्मक संघर्ष जो है ये कब उत्पन्न होगा? क्रोध से होगा। ठीक है, क्रोध आएगा तो बच्चे में संवेगात्मक संघर्ष उत्पन्न होने के चांस बढ़ जाते हैं। 28 में पहला विकल्प आपका आंसर है। अब हम सेकंड लास्ट प्रश्न को देखेंगे। 29वां प्रश्न पूछ रहा है, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक तर्कना में प्रगति 3 चरणों जो आयु से संबंधित होती है में होती है। यह किसके विकास द्वारा निर्धारित होती है? भावात्मक विकास द्वारा, क्रियात्मक विकास द्वारा, संज्ञानात्मक विकास द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, इसमें इन्होंने क्या बताया कि नैतिक तर्कना जो है ये इसकी प्रगति कितने चरणों में होती है? 3 में, और इसका संबंध आयु से होता है। और साथियों ये जो होती है किससे निर्धारित होती है? तो ये संज्ञानात्मक विकास से निर्धारित होती है। 29वें प्रश्न में तीसरा विकल्प आपका आंसर होगा। अब आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे। अंतिम प्रश्न है 30वां प्रश्न। पूजा बोर्ड की परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रही है। उसके पिता ने उसके अच्छे अंक लाने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया। इसका अर्थ है आंतरिक प्रेरणा, बाह्य प्रेरणा, गणितीय प्रेरणा या आंतरिक तथा बाह्य प्रेरणा? तो देखो, आंतरिक प्रेरणा का मतलब है जो अंदर से उत्पन्न हो। बाह्य प्रेरणा में कोई सपोर्ट होता है साथियों। ठीक है, अब यहाँ पर पूजा बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम तो कर रही, लेकिन क्यों? क्योंकि उसके पिता ने क्या कहा कि अच्छे अंक आए तो तुझे बाइक दिलवाऊंगा। तो ये जो है ये आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है, बल्कि ये किसका उदाहरण है? बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है साथियों। 30वें प्रश्न में दूसरा विकल्प आपका आंसर बिल्कुल सही रहेगा। तो ये कंप्लीट होता है आज का टेस्ट। कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो निश्चित रूप से लाइक करके जाइएगा साथियों, और बताइए कि कितने प्रश्नों को आपने सही किया है। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं साथियों जल्द ही अगले वीडियो में।